हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर अधिक जल के कारण उसे कौन सा ग्रह कहते हैं। तो उसे नीला ग्रह कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी, नीला ग्रह। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिम्सर मैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादन केंद्र जादूगोड़ा है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो राष्ट्रीय पक्षी हम सभी जानते हैं कि मोर है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पीतल किस चीज़ से बनाया जाता है। तो पीतल तांबे और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। हमें बताना है कि प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो विद्युत धारा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो बताने काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में ही कपास की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए कपास काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, मेघालय में। मेघालय में मासिनराम पड़ता है, वहीं सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न, लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। तो लेटेराइट मृदा का रंग लाल होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, लाल। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो बताना है किसका भंडार सीमित है, वो न बढ़ सकता है न घट सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, खनिज तेल का, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हमारा हो जाएगा नगर। ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव द्वारा बनाया गया एक नगर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, लौह ऐसा किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह ऐसा अनवीनकरणीय संसाधन है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। तो इसके संरक्षण के लिए सबसे पहले पैरवी किसने की थी या वकालत किसने की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्लव ऑफ रोम ने। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। किस संकेंद्रण बढ़ा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, आर्सेनिक। चलिए अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो बताने कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है। तो राजस्थान हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। तो कोसी का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है।
हमारा आंसर हो जाएगा डी 133वां स्थान। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? तो तमिलनाडु में। हमारा आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी कोयला। चलिए अगला प्रश्न प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? बताना है कि कौन सा नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण हमारा विद्युत धारा नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो क्योटो सम्मेलन जापान में आयोजित की गई थी। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन कार्यक्रम सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? तो इसमें 98% कोयला मिलता है। सबसे ज़्यादा कोयला गोंडवाना चट्टानों में ही मिलता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई एक तेल कारखाना है, तेल शोधक कारखाना है। तो कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में ज़्यादा मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड्रीन। अगला प्रश्न काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न प्रायद्वीपीय भारत की नदियों घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त होता है? तो बाढ़ नियंत्रण। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो इसमें क्या होता है? अपक्षयन अपरदन दोनों होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.5% भाग ही महासागरों में स्थित है। बाकी पे हमारी क्या है? भूमि है। चलिए अगला प्रश्न कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो जल ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम है। चलिए अगला प्रश्न अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? तो यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज तेल मिलता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न निम्नांकित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो थोरियम बालू के रूप में मिलता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है? तो उद्योगों में सबसे ज़्यादा विद्युत की खपत होती है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न
पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो पेट्रोलियम परतदार चट्टानों में मिलता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध या परियोजना महानदी पर स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? तो 1986 ईस्वी में ये चालू हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किस चीज़ में? तो भारत का सबसे अधिक जल उपयोग घरेलू उपयोग में किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1968 में। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सूर्य किरण यानी कि सूर्य का प्रकाश। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जल विद्युत गृह की स्थापना कर्नाटक में हुई थी। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 11% ही जल घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, बताना है कि भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 21.23% ही वन का विस्तार है भारत में। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है किस चीज़ में? तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, बताना है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 26,200 हेक्टेयर वन कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो बताना है कि कौन सा जीव है? तो डॉल्फिन। ये डॉल्फिन सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, टेक्सोल का उपयोग होता है कहाँ होता है? तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, चरक का संबंध किस देश से था? तो बताना है कि चरक का संबंध किस देश? तो चरक का संबंध भारत से था। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा तक अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो बताना है कि तट रेखा से यानी कि भारत की तट रेखा से, समुद्री तट रेखा से कितने किलोमीटर आगे तक भारत की आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो 200 किलोमीटर तक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है।
हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, बताना है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक का राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर तक। चलिए अगला प्रश्न, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 50 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज हमारा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो हमारा इसमें अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 ईस्वी में, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो भारत का लोहा जापान को निर्यात किया जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, किस यंत्र का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि थ्रेसर का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो बताना है कि कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कोयला। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने की थी, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, बताना है कि कालाकोट कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है या किस राज्य में स्थित है? तो कालाकोट कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, भूमि। चलिए अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।